गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठक सर उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, कल के लेक्चर में हमने लास्ट में बात की थी महापाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र निखात संस्कृति और चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की। तो कल ही मैंने आपको बता दिया था कि जो अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है वो किस पर होगा, उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों पर होगा। ठीक है ना बच्चों? तो आपको देखना है और समझना है कैसे कैसे चीजें घटित हो रही हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पूरा मजा आएगा, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ। उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां, इसको इंग्लिश में बच्चों हम लिख सकते हैं एंशिएंट ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड, या इसको हम कह सकते हैं अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है ना? यानी कि जब मानव की बसावट शुरू हुई, जब हम पाषाण काल इस सब चीजों से आगे बढ़ रहे हैं, मानव जब बस्तियों के रूप में रहना शुरू हुआ, तो उस समय प्रारंभिक अवस्था में उत्तराखंड में कौन कौन सी जातियां निवास कर रही थी। ठीक है ना? ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग फेज है। आप इसको ये भी कह सकते हो बच्चों, एक तरीके से प्रोटो हिस्ट्री का पीरियड है। ठीक है ना? यानी कि आदि ऐतिहासिक काल है। ठीक है? तो उत्तराखंड में बच्चों हम 3 प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कोल, एक हम पढ़ेंगे बच्चों किरात, और एक और हम पढ़ेंगे जो है खस। मुख्य रूप से 3 प्रजातियों ने उत्तराखंड में निवास किया प्राचीन समय में। कोल जनजाति ने, यानी कि कोल जाति के लोगों ने, किरात जाति के लोगों ने, और खस जाति के लोगों ने। ठीक है ना? इसीलिए बेटा कई पौराणिक लिटरेचर में इसके लिए, जैसे राजतरंगणी में, पौराणिक लिटरेचर तो नहीं है लेकिन अर्ली एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो राजतरंगणी में केदार खस मंडले शब्द आया है, तो यानी कि खस यहां पर प्रमाणित होता है। महाभारत की हम बात करें तो नाग, यक्ष, गंधर्व, खस, कुणिंद, किरात, तंगण, ये सारी जातियों का उल्लेख हमको महाभारत के अंदर मिलता है। तो बेटा इन जातियों का सारा निवास स्थान जो था वो मध्य हिमालयी क्षेत्र था। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों कहां से, कोल से, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किरात को, और फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं खस को। तो बने रहिए बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कोल की। कोल कौन है? तो इससे एक सवाल बहुत बार उत्तराखंड में पूछा गया है, आप पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर देख सकते हैं पुराने। वो ये पूछता है कि उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन प्रजाति या सबसे पुरा प्रजाति कौन सी थी। तो अब बच्चों में इसको आपको क्लियर कर दूं, सवाल अलग भी हो सकता है इससे, तो आंसर भी बदल जाएगा। कैसे बच्चों? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने, फिर आप ये नाम आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा उत्तराखंड के इतिहास में। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने कोलों को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति माना है। सबसे पूरा यानी कि प्राचीन प्रजाति है कौन सी? कोल। तो इनका मानना है कि सबसे पहले जो अर्ली इनहेबिटेंट्स उत्तराखंड में थे वो कौन थे? कोल थे। अब बच्चों फिर ये क्वेश्चन होना स्वाभाविक सा है कि किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं। तो डबराल जी बताते हैं कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, जो हमारी स्थानीय भाषा है या जो हमारी स्थानीय बोली है, इसमें कोल शब्दों के बहुत प्रत्यय पाए जाते हैं। कोल शब्दों के प्रत्यय पाए जाते हैं, यानी कि जो इनकी अपनी स्थानीय अपनी लैंग्वेज रही होगी कोलों की, उसके प्रत्यय पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, दा, ता, गा, ये कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जो यहाँ की स्थानीय भाषाओं में ये बताते हैं कि मिलते हैं, और इसी आधार पर ये अपना ये रिमार्क देते हैं कि उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे पुरा प्रजाति कौन सी है बच्चों? ये कौन सी है? कोल है। अब मैं आपको बता दूं, आगे हम किरात में पढ़ेंगे। जॉर्ज ग्रियर्सन एक भाषाविद हुए हैं बहुत बड़े, उन्होंने भाषाओं पर अध्ययन किया। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने बच्चों किरात को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति माना है। ठीक है ना? तो सवाल पूछा जाए अगर कि सबसे पुरा प्रजाति कौन सी है, तो आयोग ने अभी तक डबराल का ही मत को माना है, तो कोल पुरानी प्रजाति है। लेकिन स्पेसिफिक सवाल हो जाए कि जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन प्रजाति कौन सी है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बच्चों सबसे प्राचीन प्रजाति किरात है। ठीक है ना? अब क्या था, जो ये कोल है, अगर हम इनकी बात करें तो बच्चों इनका पौराणिक साहित्य में इनका उल्लेख मुंड या सवर नाम से मिलता है। मुंड या सबर नाम से मिलता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की कौन सी जनजाति या उत्तराखंड की कौन सी प्रजाति पौराणिक साहित्य में, पौराणिक लिटरेचर में मुंड और सबर के नाम से वर्णित है, तो बच्चों वो जाति कौन सी है? कोल है। अब अगर हम इनके आर्थिक व्यवस्था की बात करें, तो आर्थिक स्थिति इनकी क्या है? इनका मुख्य व्यवसाय बच्चों कृषि और
पशुपालन है, ठीक है ना। कुछ मात्रा में ये जानवर भी पालते हैं और कृषि भी करते हैं। और दूसरी अगर हम इनकी बात करें कि इनकी धार्मिक विश्वास क्या है, इनका धार्मिक विश्वास क्या है, तो बेटा इनमें लिंग पूजा का प्रचलन था, लिंग पूजा का प्रचलन था, लिंगा वर्शिपिंग मेथड ये लोग फॉलो करते थे। तो आर्थिक स्थिति, कृषि और पशुपालन इनके व्यवसाय का मुख्य आधार है, ठीक है बच्चों। और धार्मिक विश्वास, इनमें लिंग पूजा का प्रचलन है। और कई स्थानों पर यह भी लिखा हुआ हमको उल्लेख मिलता है कि ये लोग नाग देवता की भी पूजा करते थे, नाग देवता की पूजा करते थे। अब इसकी संभावना बहुत ज्यादा है बच्चों, क्योंकि उत्तराखंड में नाग डायनेस्टी ने प्रॉपर्ली रूल किया है। बहुत सारे मंदिर गढ़वाल क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में हमको नागवंश से संबंधित मिलते हैं। जैसे वहां सेमुखेम का मंदिर है नागराजा का, उसके अलावा और भी छोटे मोटे नागों के मंदिर हैं। वैसे अगर हम यहाँ कुमाऊं क्षेत्र में देख लें तो काली नाग है, धौली नाग है, फेड़ी नाग है, बेरी नाग है। तो ये सारे के सारे नागवंश के राजा थे जिन्होंने उत्तराखंड को किसी समय पर रूल किया होगा। तो इनमें भी इन नाग देवताओं की पूजा का जो पद्धति है वो प्रचलित रही है बच्चों, किसमें, कोलों में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनके धार्मिक विश्वास में ही हम आगे बात करें तो बच्चों इनमें जागर व पशु बलि प्रथा का भी प्रचलन रहा है। किसमें, कोलों में जागर व पशु बलि प्रथा का प्रचलन रहा है। और इनकी कुछ प्रथाओं के आधार पर ही इनकी तुलना ऋग्वैदिक कालीन अनार्य भी इनको माना जाता है। ऋग्वेद में जो हमको अनार्य का उल्लेख मिलता है, इनको क्या माना जाता है, ऋग्वैदिक कालीन अनार्य माना जाता है। अब देखो, तो ये बात हमारे मन में स्वाभाविक सा है उठना कि भाई क्या आज की डेट में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों अगर हम विशुद्ध रूप से एक जातीय स्थिति की बात करें तो आज के युग में तो कोई भी जाति अपने विशुद्ध रूप में एग्जिस्ट नहीं करती बच्चों, ठीक है ना। जैसे अगर हम आर्यन रेस का सिद्धांत ही मान लें तो आज की डेट में हम ये नहीं कह सकते कि हम जब भारत में रहने वाले सारे लोग हैं हम आर्यों के वंशज हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारी जातियां भविष्य में हमारे साथ समाहित हो गई, तो विशुद्ध रूप से एक जो शुद्ध डीएनए का सिद्धांत है वो कहीं पर भी फॉलो नहीं होता, ठीक है ना। तो आज की डेट में ये कह पाना टफ है कि कौन सी जातियां रही होंगी, लेकिन फिर भी कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि उत्तराखंड में निवास करने वाली जो निम्न जातियां हैं, निम्न जातियां ये कोलों की वंशज हैं, ये कोलों की वंशज हैं। यानी कि जो उत्तराखंड में रिजाइड करने वाली बच्चों लोअर कास्ट हैं, ये किसकी वंशज हैं, ये कोलों की वंशज हैं, ये मानना है मॉडर्न हिस्टोरियंस का, ठीक है ना। तो इसके अलावा इनके कल्चर में बच्चों बहुत सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स भी हैं, झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं, ठीक है ना, जादू टोना पर इनका विश्वास है, भूत प्रेत पर इनका विश्वास है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, अगर आप लिखना चाहो, अगर मेंस में पूछा जाए इनके बारे में डिटेल में लिखने के लिए वहां हम लिख सकते हैं। अगर इनके हम कृषि उपकरणों की बात करें तो बांस से, पत्थर से इनके कृषि उपकरण बने होते थे, बांस के ही इनके घर बने हुए होते थे। जो डबराल जी ने इनके बारे में बेसिक सी जानकारी लिखी है, लेकिन हमारे लिए अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है उसके आधार पर इतना ही ध्यान रख लेना बहुत सफिशिएंट है, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात हो गई किसकी, कोलों की। अब अगली बात करते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, इसके बाद क्या हुआ, किरातों ने बच्चों आक्रमण किया कोलों पर, किरातों ने आक्रमण कर कोलों को सीमांत क्षेत्र में खदेड़ दिया, सीमांत क्षेत्रों में खदेड़ दिया। फ्रंटियर रीजन्स में, यानी कि मेन रीजन इनका मेन लैंड ऑक्यूपाई कर ली किरातों ने। और जब इनको यहां से खदेड़ दिया बेटा, तो इनमें आगे चल करके कुमार कुमारी गृह प्रथा का भी प्रचलन हो गया, कुमार कुमारी गृह प्रथा। ये बच्चों मुख्य रूप से भोटिया जनजाति के लोगों में पाई जाती थी। इसको रणबड़ नियम प्रथा भी हम कहते हैं। आगे जब मैं भोटिया ट्राइब आपको पढ़ाऊंगा तो जैसे ही सीमांत क्षेत्र में ये पहुंचे तो वहां भोटिया ट्राइब ऑलरेडी निवास कर रही है, और उनसे जब इनका संपर्क हुआ कोलों का, तो इनमें भी बेटा कुमार कुमारी गृह प्रथा प्रचलित हो गई। तो अगर हमसे ये सवाल पूछा गया कि कोलों में कुमार कुमारी गृह प्रथा का प्रचलन किस जाति से प्रभावित था या किस जाति से हुआ, तो वो बच्चों किससे हुआ, भोटांतिक ट्राइब से हुआ। तो ये हमारी पहली ट्राइब हो गई उत्तराखंड की, या सबसे हमारी अर्ली इनहेबिटेंट्स हो गए जो है कोल। आगे बात करते हैं बच्चों, अब आते हैं किरात। दूसरे नंबर पर आते हैं किरात हमारे। अब किरातों का उल्लेख तो पूरे साहित्य में भरा पड़ा है।
शिव जी ने किरात बन के अर्जुन से भी युद्ध किया है, ये भी आप जानते होंगे। तो वो सारी घटना बच्चों कहाँ, उत्तराखंड की ही है। ठीक है। किरात, अगर हम किरातों की बात करें, इनकी ह्यूमन रेस की बात करें बच्चों, तो किरात मंगोल प्रजाति से संबंधित थे, मंगोल प्रजाति से संबंधित थे। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति माना है, सबसे प्राचीन जाति माना है। किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना। तो यही सवाल, डबराल का मत कोलों पर है और ग्रियर्सन का मत किस पे है बच्चों? किरातों पर है। इसके बाद अगर हम स्कंद पुराण में भी इनका उल्लेख हमको मिलता है, तो स्कंद पुराण में किरातों के लिए बच्चों भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया है, इनको भिल्ल कहा गया है। क्या कहा गया है? किरातों को भिल्ल कहा गया है। मेगस्थनीज ने भी इनका वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने भी इनका वर्णन किया है। रघुवंश में इनका वर्णन है, कालिदास की बुक है, रघुवंश में वर्णन मिलता है। और महाभारत में हमको एक जगह पर जानकारी मिलती है बच्चों कि क्या जो शिव यानी कि शिव जो किरात बन करके आए और अर्जुन के बीच जो युद्ध हुआ, ये श्रीनगर के बिल्व केदार क्षेत्र में हुआ। बिल्व केदार, तो बिल्व केदार कहां है? श्रीनगर के पास में। तो यहां पर ये युद्ध हुआ बताया जाता है। कहां पर? महाभारत के अनुसार शिव जो किरात बन करके आए और अर्जुन से युद्ध किया, तो वो जगह बिल्व केदार है बच्चों। और ये बिल्व केदार कहां है? जो पौड़ी गढ़वाल का हमारा श्रीनगर है, उसके पास में ही हमारा बिल्व केदार स्थित है बच्चों। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको नोट डाउन करना है तो इसको कर सकते हैं। इसको फिर मैं रेज कर दे रहा हूं। अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें बच्चों, तो इनका मुख्य व्यवसाय भेड़ व बकरी पालन था। और कुछ मात्रा में कृषि भी करते थे, कुछ मात्रा में कृषि भी करते थे। ठीक है। तो मुख्य व्यवसाय क्या है बच्चों इनका? भेड़ व बकरी पालन, और कुछ मात्रा में ये लोग क्या करते हैं? कृषि भी करते हैं। अब अगर इनके हम धार्मिक विश्वास की बात करें, धार्मिक विश्वास की बात करें तो शिव इनके आराध्य देव थे, शिव आराध्य देव थे। यानी कि आप ये सोच सकते हो बच्चों, ये यहां पर बहुत अच्छी संस्कृति से संबंधित हमको जानकारी यहां पर मिलने वाली है कि क्या बच्चों शिव यानी कि शैव सेक्ट, शैव मत उत्तराखंड में इतना प्राचीन है। देखो आप खुद ही आइडिया लगा लो, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने प्रॉपर फॉर्म में भी उत्तराखंड में नहीं है। अब आप कहोगे सर उत्तराखंड में क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा पहाड़ी क्षेत्र बसावट के लिए प्राचीन काल में ऐतिहासिक समय से ही दुर्गम थे। ठीक है ना। कभी भी पहाड़ी क्षेत्र आदमी की पहली चॉइस नहीं रहा निवास करने के लिए। केवल अगर हम ऋषि मुनियों और तपस्वियों को छोड़ दें तो बाकी लोग सब, जो भी मानव सभ्यताएं थी, उन्होंने मैदानी क्षेत्रों में ही निवास करना पसंद किया बच्चों। क्यों? क्योंकि व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन आदि सारी चीजें आसान थी मैदानी क्षेत्रों में कर पाना। तो लेकिन हाँ, से हमको ये बात समझ में आती है कि भाई हिमालय के साथ जो शिव का संबंध है ये बहुत प्राचीन है। क्यों? क्योंकि शिव आराध्य देव किसके हैं बच्चों? किरातों के हैं। तो ये बात हमको समझनी होगी कि शिव का उत्तराखंड के लिए या हिमालयी क्षेत्र के लिए कितना महत्व है। तो बच्चों ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। और कुछ मात्रा में बच्चों पशु बलि प्रथा, पशु बलि प्रथा का भी प्रचलन रहा। और सेम चीज
इनके कल्चर में भी हमको बहुत सारे सुपरस्टिशियस एलिमेंट्स मिलते हैं, यानी कि कुछ अंधविश्वासी तत्व इनके कल्चर में हमको मिलते हैं। झाड़ फूंक, भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब बातों पर किरातों का भी विश्वास है। अब ज्यादा इसमें बहुत लंबी बातें मेरे को आपके साथ बनानी नहीं है, केवल इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है कि मेनली किसको बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ इनका उल्लेख आ रहा है, और क्या इनका ओरिजिन है, और क्या क्या इनके धार्मिक विश्वास, ये सारी चीजें रही हैं। तो बच्चों इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इनका उल्लेख भिल्ल नाम से स्कंद पुराण में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों तीसरी प्रजाति आती है खस। खस देखो बच्चों, इन्होंने किरातों को हराकर मध्य हिमालयी क्षेत्र में आधिपत्य जमाया और लगभग 12वीं शताब्दी तक, 12th सेंचुरी तक मध्य हिमालयी क्षेत्र में इनका प्रभुत्व रहा, यानी कि इनकी सॉवरेनिटी, इनकी सुप्रीमेसी रही। कहां? मिडिल हिमालय रीजन में, ठीक है ना बच्चों। और महाभारत के सभा पर्व में इनका उल्लेख मिलता है, सभा पर्व में उल्लेख है। और सभा पर्व में क्या कहा गया है बच्चों कि महाभारत के युद्ध में ये कौरवों की ओर से लड़े हैं, कौरवों की ओर से लड़े। महाभारत के युद्ध में कहां से, किससे लड़े? कौरवों की ओर से लड़े। कौन बच्चों? खस, ठीक है ना। और कुछ इनकी परंपराओं के आधार पर बच्चों खसों को आर्यों की एक शाखा से संबंधित माना जाता है, आर्यों की शाखा से संबंधित माना जाता है। ठीक है ना। अब बच्चों आपके दिमाग में सवाल उठेगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसने थोड़ा बहुत भी इतिहास उत्तराखंड का पढ़ा होगा वो मेरे से जरूर पूछ सकता है कि सर 12th सेंचुरी तक तो कत्यूरी, चंद, परमार ये लोग रूल करने के लिए लग गए हैं, तो ये खस कहाँ से आए? बेटा उत्तराखंड के इतिहास में यहाँ पर बहुत एक डिस्प्यूट है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो कत्यूरी हैं या उससे पहले जो कुलिंद हैं या उधर जो परमार हैं, ये खसों की अलग अलग शाखा से ही संबंधित रहे हैं, यानी कि मूल वंशज इनके खस ही हैं। इसीलिए एक ओपिनियन ये भी मानता है कि मध्य हिमालय में निवास करने वाली अधिकांश जातियां आज भी बच्चों खसों की वंशज हैं, ठीक है ना। किसकी वंशज हैं? खसों की वंशज हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बाद में आने वाले लोग यही हैं और इनको आर्यों की एक शाखा से भी संबंधित माना जाता है। अब क्यों माना जाता है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी परंपराएं इनमें ऐसी थी जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि आर्यों की शाखा से संबंधित थे, ठीक है बच्चों। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लें। इनका मुख्य व्यवसाय बच्चों, इनका भी कृषि और पशुपालन है। मुख्य व्यवसाय यानी कि मेन एग्रीकल्चर, जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है इनकी, मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। धार्मिक विश्वास की अगर बात करें बच्चों, धार्मिक विश्वास की बात करें तो नरसिंह और नाग देवता की पूजा करते थे ये लोग। नरसिंह व नाग देवता की पूजा करते थे। और जागर प्रथा और पशु बलि प्रथा का भी इनमें प्रचलन रहा है, ठीक है बच्चों। जागर प्रथा और पशु बलि प्रथा का भी किन में, खसों में प्रचलन रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो हमको समझनी है, हमारे कल्चरल एंगल से भी इस चीज को हमको देखना चाहिए। उत्तराखंड के जो मूल निवासी खस हैं, ये खस राजपूत यानी कि क्षत्रिय वर्ग में है, ठीक है ना। लेकिन जब मध्यकाल में बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड में राजपूतों का आगमन हुआ तो उनका मानना यह था कि भाई जो हम राजस्थान या बाहरी क्षेत्र से आए हुए राजपूत हैं वही असली राजपूत हैं, और जो ये उत्तराखंड में निवास करने वाले खस हैं ये कुछ हमसे कम राजपूत हैं, यानी कि कम असल राजपूत हैं, ठीक है ना। इसलिए अब हमारे समाज में ये क्या आधार है कि जिसके आधार पर हम ये तय करें कि भाई इनका सामाजिक स्थिति बराबर है नहीं है? तो दो मुख्य आधार हैं बच्चों हमारे समाज में। क्या? एक तो उन दो जातियों के बीच में रोटी और बेटी का संबंध होता है कि नहीं, यानी कि उनका शादी विवाह का संबंध आपस में है कि नहीं, और दूसरा बच्चों उनका आपस में खान पान का संबंध है कि नहीं,
ठीक है ना। खान पान का संबंध मतलब एक दूसरे के हाथ का खाते हैं नहीं खाते हैं, या वो एक दूसरे को निम्न कंसिडर करेगा तो उसके हाथ का नहीं खाएगा। खान पान भारतीय समाज में बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके आधार पर जातीय समानता की पहचान हम कर सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, हमारे वैवाहिक संबंध यानी कि मैरिज रिलेशनशिप्स, जिसके आधार पर यह तय होता है कि ये दोनों जातियां समान जाति का आधार की समाज में है या नहीं है। लेकिन अब वर्तमान के कंटेक्स्ट में मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, केवल मध्यकाल के कंटेक्स्ट में ही ये बात मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए बच्चों 100-200 साल तक बाहर से आने वाले राजपूतों ने यहाँ के जो मूल खस राजपूत थे उनके साथ रोटी और बेटी का कोई भी संबंध नहीं रखा, यानी कि न तो शादी और वैवाहिक संबंध रखे और न ही खान पान के संबंध रखे। लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे वो भी यहाँ की संस्कृति में शामिल हो गए। तो आज की डेट में ये बता पाना बड़ा टफ है कि भाई मुख्य रूप से कि कौन यहाँ मूल निवासी खस जाति के लोग हैं या कौन यहाँ बाद में आकर के बाहर से बसने वाले राजपूत हैं। तो मैक्सिमम लोगों से हम पूछेंगे, सभी कहेंगे भाई हम बाहर से आए हैं। बाहर से काफी लोग आए भी हैं, लेकिन सारे बाहर से नहीं आए हैं, बहुत सारी यहाँ की मूल निवासी जातियां भी हैं। तो बच्चों उनमें से एक खस भी हैं। अब खसों में बेसिक सी बात क्या है बच्चों कि ये आपस में इनका जो सामाजिक जातिगत भेदभाव है इसको बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक चीज होती है, कब कोई भी जाति कहीं पर जाएगी नई जगह पे तो वो अपने आप को समाज में कुछ अलग दिखाने के लिए कुछ प्रथाओं का, कुछ परंपराओं का अनुसरण करती है जनरली, ठीक है ना। तो वही चीज था कि जब राजपूत बाहर से यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने को सुप्रीमेसी दिखाने के लिए खस राजपूतों के साथ में कोई भी रोटी और बेटी का संबंध या कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। अब जब वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होंगे तो सामाजिक आधार भी इनका समान नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा एक बात ध्यान रखना, 1885 में ब्रिटिश सरकार ने खसों को शूद्र वर्ग में शामिल किया था, यानी कि इनको एससी कैटेगरी के रूप में नोटिफाई किया। किनको? खसों को। कब? 1885 में। लेकिन अगर हम इनका इतिहास देखें तो इनकी जो रेस निकल करके आ रही है बेटा वो आर्यन रेस से निकल करके आ रही है। लेकिन ये मानने का आधार इनका क्या था? क्योंकि अंग्रेजों ने भी कहीं ना कहीं ये माना, देखो जाति और वर्ण में बेटा अंतर होता है। भारत में 3 से 4 हजार जातियां निवास करती हैं, लेकिन वर्ण 4 ही हैं। वर्ण हमेशा 4 ही होंगे, जातियां बहुत सारी हो सकती हैं, घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, ठीक है ना। तो उनका मानना यह था। तो राजपूत एक बेसिकली जाति है बेटा, राजपूत एक जाति है। और जबकि वर्ण क्या है? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय वर्ण के अंदर बहुत सारे राजपूत हो सकते हैं, अलग अलग किस्म के राजपूत हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये इनको यानी कि अंग्रेजों ने भी इनको क्षत्रिय कंसिडर नहीं किया और जो राजस्थान या अन्य क्षेत्र के राजपूत थे उनके बराबर नहीं माना। इसलिए बेटा 1885 में इनको कहा शूद्र वर्ग में शामिल करने की बात हुई और 1885 में इनको शूद्र वर्ग में शामिल भी इन्होंने किया है, ठीक है ना। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अब वो प्रथाएं बच्चों जिसके आधार पर इनको हम मान रहे हैं कि ये किससे? आर्यों की एक शाखा से संबंधित थे, ठीक है ना। कौन कौन सी प्रथाएं थी? जैसे खसों के अंदर एक प्रथा थी बच्चों, देवदासी प्रथा। प्रथाएं देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा क्या थी? देवदासी प्रथा के अनुसार जो सबसे बड़ी बेटी होती थी बच्चों, सबसे बड़ी बेटी को मंदिर में दान कर देते थे, मंदिर में दान कर देते थे। सबसे बड़ी बेटी को क्या करते हैं? मंदिर में दान कर देते हैं। अब देखो मंदिर भारत में बच्चों केवल एक सेंटर ऑफ वर्शिप नहीं है, इस बात को समझना होगा आपको, क्योंकि देवदासी प्रथा के बारे में भी बहुत सारी गलत जानकारियां, भ्रांतियां समाज में हैं। देखो होता क्या है बच्चों, जब कोई भी इंस्टीट्यूशन सही तरीके से भी शुरू किया जाए तो उसमें शामिल होने वाले लोगों की अगर नीयत खराब हो तो इंस्टीट्यूशन की इमेज ऑब्वियसली खराब हो जाती है। तो देवदासी प्रथा भी एक समय पर भारत में बहुत इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मंदिरों में इनका मुख्य काम क्या होता था, जो मंदिरों में जिनको दान किया जाता था, मंदिर की सेवा करना, नृत्य परफॉर्म करना वहां पर, ठीक है ना, बहुत सारे और भी रिचुअल्स होते थे। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ बेटा, जो मंदिर का प्रीस्ट क्लास था उन्होंने इनका शोषण प्रारंभ कर दिया, तो ये देवदासी इंस्टीट्यूशन ही पूरा करप्ट हो गया हमारा, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसे देवदासी का इंस्टीट्यूशन था वैसे एक शादी एक इंस्टीट्यूशन है आज की डेट में, और शादी इससे बड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर शादी जैसा इंस्टीट्यूशन गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी पॉल्यूट हो जाएगा, तो लोग शादी के बारे में गलत गलत बातें बोलने लगेंगे। लेकिन शादी में अपने आप में कुछ अच्छा या बुरा जैसी चीजें नहीं है, बल्कि क्या है, उसमें शामिल होने वाले लोग जिस रूप में उसको निभा रहे हैं बच्चों, उसकी वजह से उसके अंदर अच्छाइयां या बुराइयां आ रही हैं। तो देवदासी प्रथा में भी बुराइयां इसी वजह से आई। तो ये किस में रही है? खसों में रही है। दूसरी प्रथा इनमें होती थी बेटा जिसको हम कहते हैं टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा, और टेकुआ प्रथा जो थी ये वैदिक काल में प्रचलित नियोग प्रथा के समान थी। वैदिक
काल में प्रचलित नियोग प्रथा के समान थी। नियोग प्रथा के समान थी। अब नियोग प्रथा क्या होती थी आप कहोगे? बच्चों वैदिक काल में क्या होता था, एक नियम था, यदि किसी विवाहित स्त्री की संतान उत्पत्ति से पूर्व मृत्यु हो जाती थी, उसके पति की मृत्यु हो जाती थी विवाहित स्त्री के, तो अगर उसका कोई संतान नहीं है तो वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चों अपने देवर से विवाह कर सकती थी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की एक प्रथा ये खसों में भी रही, जिसको हम नाम देते हैं बच्चों टेकुआ प्रथा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। और तीसरी इंपॉर्टेंट प्रथा है बच्चों जिसको हम कहते हैं जेठों प्रथा, जेठों ट्रेडिशन। अब जेठों प्रथा क्या थी? इसमें सबसे बड़े पुत्र को संपत्ति में अतिरिक्त भाग दिया जाता है, संपत्ति में अतिरिक्त भाग दिया जाता है। अब मेनली सोशल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से बच्चों बड़े बेटे के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती थी, ये आज भी ज्यादा है, तो इसलिए क्या होता था, सबसे बड़े पुत्र को ये संपत्ति में एक अतिरिक्त भाग देते थे। क्यों? क्योंकि जो भी माँ बाप की लास्ट राइट्स होते हैं, जो उनकी लास्ट राइट्स से रिलेटेड सेरेमनीज होती हैं, वो सब यानी कि जो अंतिम संस्कार से संबंधित सारी क्रियाएं होती हैं, वो करने का अधिकार बड़े पुत्र का होता था। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि ये कंपनसेट करने का इनका एक तरीका था, उसको एक पारितोषिक के रूप में ये संपत्ति में कुछ अतिरिक्त भाग उसको बच्चों देते थे। तो ये तीन प्रथाएं, देवदासी प्रथा, टेकुआ प्रथा और जेठों प्रथा, ये तीनों किसमें प्रचलित थी बच्चों? खसों में प्रचलित थी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। किसमें थी? खसों में प्रचलित थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और आर्य दूसरा चीज इनको मानने का एक आधार और भी है बच्चों, इनको आर्य मानने का आधार इनका नृविज्ञान से संबंधित साक्ष्य भी है। नृविज्ञान से संबंधित साक्ष्य मतलब इनके कद काठी, इनके शरीर की बनावट, इनका वर्ण, श्याम वर्ण वाले जनरली उनको अनार्य कहा गया, जो गौर वर्ण वाले थे वो जनरली क्या कहलाए? आर्य कहलाए। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे कोलों से हम इनको कंपेयर करें तो कोलों का वर्ण श्याम है इसलिए वो अनार्य माने गए, और खसों का वर्ण क्या है? गौर वर्ण है, यानी कि व्हाइट पिगमेंट है, तो इसलिए इनको क्या माना गया? आर्यों से संबंधित एक शाखा माना गया, ठीक है ना। तो ये भी एक आधार है इनके क्लासिफिकेशन का। तो बच्चों ये तीनों बातें हमने डिस्कस करी कि कोलों में क्या था, किरातों में क्या था और खसों में क्या था। और एक बात और ध्यान रखना, वर्तमान में भी इतिहासकारों का मानना यही है कि जो आज मध्य हिमालयी क्षेत्र में निवास करने वाली अधिकांश जातियां हैं, अब मैं यहाँ पर उत्तराखंड शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मैं क्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूं? मध्य हिमालय। बच्चों उत्तराखंड का इतिहास शब्द टेक्निकली अपने आप में गलत शब्द हो जाता है, क्योंकि 2000 से पहले उत्तराखंड था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जिन कम्युनिटीज ने रूल किया या जिन राजवंशों ने रूल किया, उन्होंने केवल उत्तराखंड के क्षेत्र को रूल नहीं किया, यहाँ से नेपाल तक सीमा थी, नेपाल का कुछ क्षेत्र भी उत्तराखंड के अधीन था उस समय पर। और इधर हम वेस्ट की ओर देखें तो हिमाचल तक कुड़िंद जनपद की सीमा रही है। तो इसलिए हम इस क्षेत्र के इतिहास को बच्चों क्या कहते हैं? मध्य हिमालय का इतिहास। ज्यादा उचित वर्ड है, ज्यादा हम कहेंगे हिस्टोरिकली करेक्ट वर्ड क्या होगा? मध्य हिमालय का इतिहास। तो बच्चों वर्तमान में मध्य हिमालय में निवास करने वाली अधिकांश जातियां, ठीक है ना, जो अधिकांश जातियां हैं वो खसों की ही वंशज है, जातियां खसों की वंशज हैं। ठीक है, क्या है? अधिकांश जातियां खसों की वंशज हैं। तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारा उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां भी कंप्लीट हो गई। अब अगला हम जो लेक्चर लेकर के आएंगे, उत्तराखंड की पहली पॉलिटिकल पावर बच्चा जो कुलिंद डायनेस्टी, कुलिंद राजवंश, ठीक है ना। तो कुलिंद राजवंश के ऊपर हमारा आने वाला लेक्चर होगा। और तब तक के लिए आप बने रहिए पाठक सर उत्तराखंड के साथ में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी से अच्छी क्वालिटी इंफॉर्मेशन आगे देता रहूंगा। देखो बच्चों अभी हम ये केवल बेस बना रहे हैं। अभी मेरी कोशिश ये है कि जो बच्चा बिल्कुल एकदम नया लेवल पर प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसको चीजें समझने में कहीं कठिन ना हो। एक बार जब आपका बेस ये बन जाएगा, तो अभी हमारा फंडामेंटल बेसिक बैच चल रहा है, अब फिर उसके बाद हम बेटा एडवांस बैच की शुरुआत करेंगे। तो ये सब पढ़ने के बाद में जो जो इसमें हम कुछ एडिशन कर सकते हैं, वो आपके लिए मैं फिर अलग से एक नई सीरीज उसकी लेके आऊंगा, ठीक है ना। ये जो वर्तमान सीरीज हमारी चल रही है, ये सारी फंडामेंटल्स को क्लियर करने की सीरीज है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो तब तक के लिए आपको मेरा गुड बाय, नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं।